तेज प्रताप यादव के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव विधायक हैं और जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और कार्रवाई केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू यादव, जो कि फिलहाल जेल प्रवास पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया है पद, वो केवल तेज प्रताप यादव का ऑल्टर ईगो है और वहां से उनकी डांट खाने के लिए और डांट सुनने के लिए बना हुआ है। ये सवाल इस बात का नहीं है मूलतः, अगर देखें कि प्रदेश अध्यक्ष कार्रवाई कर सकता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल का कोई जिम्मेदार नेता रामराज यादव के साथ हुई मारपीट, उसके आरोप जो लगाए गए हैं उन पर खुल करके बोल रहा है और ये कह रहा है कि हाँ, तेज प्रताप यादव की इसमें कुछ गलतियां रही होंगी। क्या पार्टी डिसिप्लिन की किताब तेज प्रताप यादव के पास जा करके अपने आप बंद हो जाती है और कह देती है भैया हम इनके लिए नहीं बने हैं? राष्ट्रीय जनता दल का एक नेता जो संयोग से राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ा बेटा है, पार्टी की तरफ से जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक है, उसकी हरकतें ऐसी हैं जो किसी भी ऐसी पार्टी को शोभा नहीं देती हैं जो कभी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की हैसियत रखती थी, आज भी रखती है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी है, जिसको 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार ने जनादेश दिया था। 2 दशकों तक जिसकी पार्टी का मुखिया बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्र सरकार में मंत्री रहा हो और बहुत कुछ उनके साथ में हो, क्या उसकी पार्टी में ऐसी हरकतें शोभा देती हैं? अगर आप इस सवाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो आप बहस को सिर्फ कहीं और ले जाना चाहते हैं। और ये जो आप हैं, ये वही लोग हैं जो कभी अमित शाह के बेटे जय शाह पर सवाल उठा देते हैं या कई ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं पर या अलग अलग जगहों पर राज्य स्तर की पार्टियों के नेताओं और परिजनों के कामकाज पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन जब बात राजद परिवार पर बात करने आती है तो बोलने से बचते हैं और बोलने के लिए एक ऑल्टर ईगो ये भी तलाश लेते हैं। मीम इनका ऑल्टर ईगो बन जाता है और उसका सहारा लेते हैं और उनके बारे में मीम के जरिए बात करते हैं। लेकिन क्या मीम से बात करना सही है या उससे काम बन पाएगा ऐसी स्थिति में जब बिहार देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है, यहाँ का वोटर तय करता है कि केंद्र में कौन सत्ता में बैठेगा, तो यहाँ की पार्टियां जो हैं उनके चाल चलन पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं तेज प्रताप यादव समेत राष्ट्रीय जनता दल के अनुशासन पर और उस अनुशासनहीनता के बाद होने वाला जो नुकसान है वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है और एक राष्ट्रीय जनता दल के जो भविष्य के सबसे बड़े नेता हैं उनका ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। अनुशासन का मतलब यह होता है कि आप जब भी जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में आपको पता हो और पता यह भी हो कि वो सही है या गलत है और हमेशा आप सही की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और उसके रास्ते में कुछ गलतियां हो जाएं उसको सुधारें, तो उसको अनुशासन कहा जाता है। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, आपका प्रदेश अध्यक्ष आपके द्वारा अपनी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले के बाद कार्रवाई के सवाल पर यह कह देता है कि भैया ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है और कहां है? नाम उनका लालू यादव है, वो जेल प्रवास पर है। सोशल इंजीनियरिंग की बात करके गरीबों का मसीहा बनते बनते आदमी खुद भ्रष्टाचार की दुकान बन गया और वो व्यक्ति जेल से बाहर निकल के आएगा और अनुशासन पर ज्ञान देगा और कार्रवाई करेगा। आयरनी की लाश ढूंढने मत जाइएगा, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 मिनट के लिए बुला न लिया जाए तेज प्रताप जी के आवास पर, इस डर से भगवान ने भी प्रोटोकॉल तोड़ करके सशरीर उसको ऊपर बुला लिया है। वैसे तो मैं दुस्साहस कर रहा हूं कि सवाल डिसिप्लिन पर पूछ रहा हूं, क्योंकि जिस पार्टी के भावी अध्यक्ष पर 14-15 साल की उम्र में जमीन वगैरह की अवैध खरीद बिक्री और मिट्टी वगैरह के अवैध कामकाज का मुकदमा और मामला लग चुका है, आरोप लग चुका है, हालांकि साबित नहीं हुआ, उसकी नसों में क्या दौड़ रहा होगा ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो ये बात अलग है, लेकिन कहते तो यही है कि अगर धुआं उठा है तो सुलग तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा ही होगा। लौटते हैं तेज प्रताप यादव पर। एक आपको वानगी देते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में। तेजस्वी यादव की शादी थी, तो शादी के वक्त की बात है। तेज प्रताप यादव के मामा साधु यादव कुछ कुछ बोले जा रहे थे। इसके बाद एक ट्वीट आया तेज प्रताप यादव की तरफ से, लिखा हुआ था रुका हम आवतानी बिहार तक गर्दा उड़ावतानी तोहार, एकदम शायराना अंदाज में। इसके आगे लिखते हैं कि बूढ़ बुजुर्ग बड़ा तनिक औकात में रहल सीखा, पैजामा के बाहर आवल के कोनो जरूरत नहीं थे। ये तेज प्रताप यादव का ट्वीट था, जो चुने हुए विधायक हैं, जिनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रेल मंत्री रह चुके हैं, जिसका भाई खुद उत्तर बिहार का उप मुख्यमंत्री रह चुका है, जो व्यक्ति खुद बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है, जिसकी माता जी खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिसकी बहन खुद सांसद रह चुकी है।
ये बयान था उस व्यक्ति का, उस परिवार से आने वाले व्यक्ति का। और इस ट्वीट में नाम साधु यादव का नहीं लिखा हुआ था, लेकिन चर्चा चली थी कि उन्हीं के लिए है। रामराज यादव के आरोपों को लेकर के जगदानंद सिंह की एक बात बड़ी मौजू है और बड़े गौर से आपको देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामराज ने मुझे फोन किया था और अपनी समस्या बताई थी, लेकिन दुर्भाग्य से तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई करना मेरे हाथों में नहीं है। इसके आगे वो कहते हैं कि तेज प्रताप यादव एक विधायक हैं और राज्य इकाई के केवल नेता वो नहीं है, तेज प्रताप यादव खुद एक विधायक हैं बहुत बड़े, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अब देखिए, विधायक ही नहीं है तेज प्रताप यादव, खुद को योगेश्वर कृष्ण भी बताते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसको बोलने के बाद और ऐसे तमाम ऊटपटांग दावों और हरकतों के बाद बिहार में उनको गंभीरता से लेने वाले 10 लोग भी होंगे जो मानते हो कि तेज प्रताप यादव गंभीर आदमी है, गंभीर नेता है। लेकिन बात यह है कि ताकत तेज प्रताप यादव के पास किसी से कम नहीं है। चाहे हम कितने समझदार हो, आप कितने समझदार हो, कोई कितना पीएचडी डिग्री करके बैठा हो, लेकिन ताकत तेज प्रताप यादव के पास ही है। ये सच्चाई है। बुद्धि उनकी जैसी भी चलती हो और काम जैसा भी करते हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि सड़कों पर किसी के ऊपर भी चढ़ जाने वाले पत्रकार उनके घर में जाकर के 2 मिनट चाय पानी पीने की बात अगर कही जाए तो उससे डर जाएंगे, वहां भागना पड़ जाए। एक सवाल है, तेज प्रताप यादव का एटीट्यूड क्या रहता है और वो आज की तारीख में या किसी भी तारीख में किसी राजनेता को शोभा देता है या नहीं, ये आपके विवेक पर छोड़ देते हैं, हम इसको जज नहीं करेंगे। और इन सबके बीच एक और पॉइंट रहता है कि इनके बीच में अगर किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा बुरा लगता है तो वो तेजस्वी यादव है। कई आरोप और कमियां उनके अंदर भी हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि वो बिहार की राजनीति के भविष्य और बेहतर भविष्य है। पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे और अभी तक का रिपोर्ट कार्ड उनका ठीक ठाक रहा है। लेकिन पहले तो लालू यादव के कार्यकाल का उनके ऊपर काला साया रहा, उससे बमुश्किल बाहर निकल पाए। और उसके बाद अब तेज प्रताप यादव जो उनके कृष्ण हैं और उनकी जो उप मुख्यमंत्री जिस सरकार में थे उसमें स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, वो तेज प्रताप यादव आए दिन ऐसी घटनाएं करते रहते हैं, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि जिस दिन तेज प्रताप यादव के भैया बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे उस दिन क्या होगा। ये सवाल हमारा नहीं है। बिहार में जब जब चुनाव होता है या चर्चा होती है कि वोट किसको दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, जब तब ये तर्क दिया जाता है कि तेजस्वी युवा है, उनकी सोच अलग है, वो हमेशा अच्छा काम करेंगे ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन उनके सामने हर वोटर के दिमाग में एक और चेहरा आता है, वो तेज प्रताप यादव का है। और सवाल यही करता है कि तेज प्रताप यादव भी तो ताकत पाएंगे अगर तेजस्वी यादव पाएंगे, तो उसके बाद वो जब जो कुछ भी करेंगे क्या वो बेहतर होगा। बात यही है कि अगर एक पार्टी अपने नेताओं को अनुशासन में नहीं रख सकती है या रहना नहीं सिखा सकती है, तो फिर जिस दिन उसके हाथों में सत्ता की अथाह ताकत होगी वो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और इसका जवाब मुश्किल नहीं है, आप बेहद आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी की राजनीतिक सफलता को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन उनके साथ तेज प्रताप यादव का होना और उनके सामने पूरी पार्टी का एक तरफा नतमस्तक हो जाना बड़े और गंभीर सवाल खड़ा करता है और एक डर को भी पैदा करता है। माने या ना माने, लेकिन तेजस्वी की राह के सबसे बड़े कांटा जो है वो तेज प्रताप और उनकी हरकतें ही हैं। इससे उनको निजात पानी होगी और तेजस्वी यादव अगर राष्ट्रीय राजनीति में और बिहार की राजनीति में अपना कद और पद का सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो उनको तेज प्रताप यादव से दूरी बनानी होगी। और दूरी वो मनमुटाव वाली दूरी नहीं चलेगी, बल्कि तेज प्रताप यादव की गाड़ी से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उतरवाना होगा। और वही एकमात्र इलाज तेज प्रताप यादव का है और वही हल राजद के कुर्सी वाले सवाल का भी है। रामराज यादव का दावा कितना फर्जी है, कितना सच है, वो जांच का विषय है अगर जांच की जाती है। लेकिन तेज प्रताप यादव का एटीट्यूड क्या है और क्या वो जनता के सेवक पर सूट करता है, ये जांच का विषय नहीं है, ये प्रमाणित सत्य है। बकाया आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। असहमतियों का स्वागत रहेगा, थोड़ा सा भाषाई मर्यादा को बना करके रखिएगा। बकाया कार्यक्रम को साझा करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। पहली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई। आज नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने एक बार फिर से इस बात पर प्रकाश डाला है कि बाहरी निर्भरता के बिना आत्मनिर्भर होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत अभियान में अग्रिम मोर्चे पर रही है और इसे इसका नेतृत्व जारी रखना चाहिए। इसके अलावा एक खबर झारखंड से बड़ी विवादित है। देश भर में लाउडस्पीकर विवाद चल रहा है। इसके बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री का बड़ा बेतुका बयान सामने आया है। बयान राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का है। हसन ने कहा है केंद्र सरकार के ऊपर धर्म विशेष के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है और इसके बाद धमकी देते हुए कहा है कि अगर आप 80% हैं तो हम भी 20% हैं। अगर हमें परेशान किया गया तो 80% लोगों को भी अपने घरों के दरवाजे बंद करने होंगे।
इसके अलावा खबर दिल्ली से। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच थोड़ी सी राहत वाली खबर है। यहां जितने मरीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं उसके एवज में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। दिल्ली में भले ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन संक्रमण के चलते बहुत कम ही लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में इस वक्त करीब 5,000 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से बहुत कम अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे पास दिल्ली में 10,000 बेड की सुविधा है, जिनमें से केवल 100 बेड ही भरे हुए हैं। इसके अलावा खबर राजस्थान से। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी दी है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। पायलट ने ऐसा कहा है, दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में जल्द से मुख्यमंत्री बदला जाए, नहीं तो पंजाब जैसा हाल होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार चल रही है, जिसके ऊपर भांति भांति के आरोप अलग अलग दिनों में लगते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार कई मौकों पर झुकती हुई नजर आती है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम की तरफ, जो है आज का कानून। पटना हाईकोर्ट से एक बढ़िया खबर है, जहां देश के बड़े उद्योगपति और सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को पटना हाईकोर्ट ने तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा श्री को 11 मई को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा श्री को 27 अप्रैल तक का वक्त दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि ये बताएं कि जनता का पैसा कंपनी कब लौटाएगी, और इसके बाद कोर्ट में जाकर के सुनवाई हुई। वकील की तरफ से उनकी दलील दी गई और अगली उनको तारीख दे दी गई। उस वक्त कोर्ट ने पूछा था कि कंपनी ये बताए कि जनता का पैसा कब लौटाएगी। दरअसल सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीमों में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था। हजारों नहीं, लाखों कह सकते हैं, और अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए थे। इस मामले को लेकर के 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कोर्ट इसमें हस्तक्षेप दे। निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान है। कोर्ट से लेकर सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं। इस कंपनी के अलग अलग स्कीमों में लोगों ने हजारों करोड़ रुपए फंसा रखे हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सहारा कंपनी के अलग अलग स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे किस तरीके से जल्द लौटाया जाएगा। जो बीती सुनवाई हुई उस दौरान सहारा कंपनी की ओर से अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं, लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों को नामंजूर करते हुए ये आदेश देती है कि सहारा श्री को कोर्ट में पेश किया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उचित आदेश जारी करेगा, जिससे इन्वेस्टर्स को उनके रुपए मिल जाए, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने सहारा में पैसा जमा करके रखा हुआ है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत किसी महान व्यक्ति की तरफ से काम की बात है। कहते हैं, आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, जीवन में कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत काम की बात है और जिंदगी में गांठ बांध लेनी चाहिए कि आलोचना से नहीं बच सकते हैं। कुछ भी करिए, कितना भी अच्छा कितना भी बुरा करेंगे, लेकिन आलोचना करने वाला एक वर्ग हमेशा तैयार रहेगा। इससे बचना है तो कुछ ना करना आपके लिए ऑप्शन है, कुछ करेंगे तो आलोचना होती रहेगी। बकाया कार्यक्रम को साझा करिएगा, आपकी राय क्या है उसका स्वागत रहेगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोबारा अपील है, अमर्यादित शब्दों के प्रयोग से बचिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर ओम प्रकाश जी थे। शुक्रिया।